एक अमीर व्यक्ति एक छोटी सी ब्रेड पकौड़े की दुकान पर जाता है और वहां पर दुकानदार को देखने लगता है, क्योंकि दुकानदार फिलहाल किसी काम से गया हुआ था और इस दुकान पर एक 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था। तभी वह व्यक्ति उससे पूछने लगता है ब्रेड पकौड़े के बारे में और पूछता है कि कितने रुपए के दिए हैं। लेकिन तभी वह बच्चा थोड़ा सा चुप हो जाता है और जब वह दोबारा से पूछने लगता है तो वो कहता है कि साहब आप इनको मत खरीदो, ये आपके लिए नहीं है। अब इस बात को सुनकर वह बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है कि शायद ये दुकानदार का बच्चा होगा और ये इनको खरीदने से क्यों मना कर रहा है, क्या इनमें कोई खराबी है। और जैसे ही वो उससे पूछता है कि क्या कारण है जो मैं इन्हें ना खरीदूं, तो वो बच्चा एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद उस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या कहा था उस बच्चे ने और किस वजह से वह इन ब्रेड पकौड़ों को खरीदने से मना कर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर के एक गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम नितिन है और छोटी लड़की है जिसका नाम है रोमा। रोमा और नितिन अपने माता पिता के साथ खुशियों से जीवन व्यतीत कर रहे थे और अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। जो नितिन था वह तो 5 साल का था और रोमा यहाँ पर 3 साल की थी। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और तभी जो नितिन के पिताजी होते हैं वह अपनी पत्नी से कहने लगते हैं, देखो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनको अच्छे से शिक्षा भी चाहिए होगी, तो क्यों ना हम नागपुर जाकर शिफ्ट हो जाएं और वहीं पर अपने बच्चों को पालन पोषण करने लगे। मेहनत मजदूरी कर लेंगे, जैसा हम यहाँ पर किया करते हैं वहाँ भी कमा लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। इस बात को सुनकर जो नितिन की माँ होती है वह भी इस बात से सहमत होती है और उसके बाद पूरा परिवार उस गांव की छोटी सी जमीन को बेचकर शहर में चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वहां पर उन्होंने अपने लायक एक छोटी सी जमीन भी खरीदी थी और उसी में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। घर इतना बड़ा तो नहीं था जितना गाँव में था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे अच्छे से उनका समय व्यतीत होने लगता है। बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन जैसे नितिन की उम्र 8 साल होती है और वह तीसरी क्लास में जाता है तो उसी दौरान नितिन की जो माँ होती है उसकी किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। और जैसे ही माँ की मौत होती है तो नितिन के पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। और जब उन्हें यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है तो वह इस बात से काफी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं और इसके बाद अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगते हैं। पत्नी के गम को भुलाने के लिए जैसे ही पिता शराब पीने लगता है तो उसके बाद जहां पर वो मजदूरी के लिए जाया करता था वो लोग उसे मजदूरी पर रखने से मना कर देते हैं और ऊपर से नितिन के पिता का कहीं भी मन भी नहीं लगता है। घर में 2 बच्चे हैं, उनकी तरफ देखता है तो और भी उसे रोना आता है अपनी पत्नी को याद कर करके, और वह सोचा करता है कि अब मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा और मुझे क्या करना चाहिए। इसी उलझन के चलते वह और भी ज्यादा शराब का आदी हो जाता है और अब उसे जो थोड़ा बहुत काम मिला करता था वह भी मिलने से बंद हो जाता है। यहाँ पर घर तो उसका अपना है, लेकिन इस घर को चलाने के लिए वो पैसा कमा नहीं पाता है और इसी वजह से जो बच्चे होते हैं वो भूखे रहने लगते हैं। अब सुबह के टाइम में तो जहां पर वो रहा करते थे अड़ोस पड़ोस वाले उन्हें खाने के लिए दे दिया करते, लेकिन शाम को उन्हें भूखा सोना पड़ा करता था। एक दिन यहां पर जो नितिन होता है वह अब स्कूल जाना भी बंद कर चुका है और अपनी बहन के साथ इधर उधर ऐसे घूमा करता है। घूमते घूमते एक दिन वो ब्रेड पकौड़े की दुकान पर चला जाता है और वहां पर जो ब्रेड पकौड़े का दुकान का मालिक होता है जिसका नाम रामकिशन होता है वह उसे पहचान लेता है, क्योंकि यहां पर नितिन के पिता ने एक गरीब बस्ती में छोटी सी जगह ली थी अपने लिए ताकि वहां पर वह अपने घर में रह सके। और इसी बस्ती का यह व्यक्ति रहने वाला था जो कि ब्रेड पकौड़े की दुकान लगाया करता था। उस व्यक्ति का नाम रामकिशन था और रामकिशन जब दोनों मासूम बच्चों को अपनी दुकान पर देखता है तो उनसे पूछने लगता है कि बेटा तुम यहां पर क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ, यहां पर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे ब्रेड पकौड़ों की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे और इसके बाद जो रामकिशन होता है उन बच्चों को एक एक ब्रेड पकौड़ा लगाकर दे देता है और कहता है कि ये लो बेटे खा लो। लेकिन यहां पर नितिन थोड़ा सा समझदार हो गया था और वह कहने लगता है कि अंकल हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ऐसे ही खा लो, क्योंकि वैसे भी शाम के समय मेरे कुछ ब्रेड पकौड़े बच जाया करते हैं तो उनको मुझे ऐसे ही फेंकना पड़ता है। इसके बाद दोनों बच्चे उन ब्रेड पकौड़ों को ले लेते हैं और यहां पर अपना पेट भर लेते हैं। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था और रोज अक्सर शाम के समय नितिन और शोभा दोनों बहन भाई उसी ब्रेड पकौड़े की दुकान पर चले जाया करते और वहां पर जब दुकान बंद होने का समय हुआ करता तो जो मालिक होता है वह उन्हें भरपेट ब्रेड पकौड़े खवाया करता। लेकिन किसी दिन अगर पूरे ब्रेड पकौड़े बिक जाया करते तो उस दिन वो लोग भूखे रह जाया करते। हालांकि मालिक को पता नहीं था कि इनका पिता इनके लिए खाने का इंतजाम नहीं करता है, वरना वह उनको और भी ज्यादा खिला सकता था। इधर जो नितिन और शोभा का पिता होता है वह और भी ज्यादा शराब पीने
पीने लगता है और शराब के चलते अब उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। कई बार तो वह रात रात भर घर नहीं आया करता और दोनों बच्चे घर में अकेले लेटे रहा करते। इस बात से पूरी बढ़ती वाकिफ थी और तभी जो पड़ोस की एक अम्मा होती है, वह जब उसका पिता घर नहीं आया करता है तो वह बच्चों के साथ आराम किया करती और उनका ख्याल भी रखा करती है, और कभी जब उन्हें खाने के लिए नहीं मिला करता तो वह उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी खिला दिया करती है। हालांकि वो लोग भी गरीब थे और वे करते भी तो क्या करते, क्योंकि अपने बच्चों के लिए माता पिता ही बहुत कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इतना। इसी वजह से सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से नागपुर के अंदर एक बेहद ही करोड़पति व्यक्ति जिसका नाम सतवीर होता है, उसके पिता के पास ढेर सारा रुपया पैसा है, लेकिन यहां पर जो सतवीर है उसकी उम्र फिलहाल 25 साल है और वह जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ज्यादातर वह जब भी कभी बाहर जाया करता तो छोटी छोटी दुकानों से खाना खरीदकर खाया करता। इससे उसे लगता था कि गरीबों की मदद होती है और हमें इसी तरह से करना चाहिए। अगर हम छोटी दुकानों पर खाना खाएंगे और उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। इसी सोच के साथ वो जिया करता था। और जिस दिन वो नागपुर आता है किसी काम से, तो यहाँ पर भी वह एक छोटी दुकान ढूंढने लगता है जहां पर वह कुछ खाना चाहता था, क्योंकि उसे थोड़ी सी भूख लगी थी। ऐसे घूमते घूमते वह रामकिशन की ब्रेड पकौड़े की दुकान पर चला जाता है। लेकिन फिलहाल जो रामकिशन था वह किसी काम से गया था और दुकान पर नितिन बैठा हुआ था। जब यहाँ पर सतवीर आकर उस दुकान में इधर उधर देखने लगता है कि इस दुकान का मालिक कहाँ है, तो उसकी नजर नितिन पर पड़ती है और वह नितिन से दुकानदार के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो नितिन होता है वो पहले तो एकदम से चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो बता देता है कि दुकानदार तो किसी काम से गया हुआ है, बताओ आपको क्या काम है। तो उसके बाद जो सतवीर होता है वो कहने लगता है कि बेटा मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, कितने रुपए का दिया है। अब इस बात को सुनकर नितिन एकदम से थोड़ा सा खामोश पड़ जाता है और कहने लगता है कि साहब ये आपके खाने के लिए नहीं है। अब इस बात को सुनकर सतवीर को बड़ा ही असमंजस होता है और वह सोचने लगता है कि शायद ये दुकानदार का बेटा होगा, लेकिन ये मुझे ब्रेड पकौड़ा देने से क्यों मना कर रहा है। आखिर क्या कमी है इस ब्रेड पकौड़े में जो ये मुझे नहीं देना चाहता। तो वह पूछने लगता है कि बेटा क्या परेशानी है, क्या इस ब्रेड पकौड़े में कोई दिक्कत है जो तुम मुझे खाने के लिए नहीं देना चाहते। तो जो लड़का नितिन होता है वह फिर से एक बार चुप हो जाता है और उसके बाद जब सतवीर दोबारा से पूछता है तो वह कहने लगता है कि ऐसा है अंकल, यहाँ पर अगर आप इस ब्रेड पकौड़े को खा लोगे तो हमको आज भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दुकानदार है ये शाम के समय बचे कुचे ब्रेड पकौड़े को हमें खिला दिया करता है और मैं और मेरी बहन दोनों इन ब्रेड पकौड़ों को खाया करते हैं। मैं तो अपना समय व्यतीत भी कर लूंगा, लेकिन मेरी छोटी बहन रोमा को बहुत ज्यादा भूख लगा करती है और वो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस बात को सुनकर सतवीर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि इन बच्चों के माता पिता कहाँ हैं और ये इस तरह से ऐसी जगह जगह पर क्यों घूम रहे हैं। उसके बाद जो सतवीर होता है उस लड़के नितिन के पास बैठता है और बैठने के बाद उससे पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो, क्या ये दुकान वाला तेरा पिता नहीं है। तो उसके बाद जो नितिन होता है वह अपनी पूरी कहानी की किस तरह से वो गांव से यहां पर आए हैं और यहां पर आने के बाद जो उसके पिता हैं वह अब शराब पीने लगे हैं मां की मौत के बाद। तो उसके बाद उनका गुजारा ऐसे ही हो रहा है, कोई कुछ खाने के लिए दे दिया करता है तो हम खा लिया करते हैं और अक्सर ये ब्रेड पकौड़े वाला शाम के समय उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे ही दिया करता था, क्योंकि धंधा इतना अच्छा नहीं चल रहा था और दो चार जो ब्रेड पकौड़े वो फालतू बनाया करता उनको वो उन बच्चों को खाने के लिए दे दिया करता। ये पूरी कहानी सुनने के बाद जो सतवीर होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर दया वास किया करती थी और यहां पर ये गरीब बच्चों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद वह सतवीर कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तुम इन ब्रेड पकौड़ों को खाओ, अगर तुम्हारा दुकानदार कुछ कहेगा तो उसे मैं पैसे दे दूंगा। अब लड़का मना भी करता है, कहता है कि नहीं अंकल वो अपने आप ही हमें दे देंगे, तो आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। लेकिन सतवीर कह देता है कि बेटा बनाना तो तुम्हें आता होगा, ले लो जो कुछ सामान है और इसे खा लो, जब दुकानदार आ जाएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। इसके बाद जो नितिन होता है वह उसके कहे अनुसार उस ब्रेड पकौड़े को अपने लिए बना लेता है और वहीं पर थोड़ी देर में उसकी बहन शोभा भी आ जाती है और वह शोभा को भी एक ब्रेड पकौड़ा देता है। इतनी देर में वहां पर रामकिशन जो किसी काम को करने के लिए गया था वह भी वापस आ जाता है और जब यहाँ पर नितिन को और शोभा को ब्रेड पकौड़े खाता हुआ देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इन्होंने तो मेरी इच्छा के बिना ही इन ब्रेड पकौड़ों को ले लिया और खाना भी शुरू कर दिया, आखिर क्या कारण है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पर उस लड़के सतवीर पर पड़ती है और वह आकर सतवीर से पूछने लगता है कि साहब आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन बच्चों को ब्रेड पकौड़े आपने ही दिए खाने के लिए। तो सतवीर कहता है कि हाँ भाई मैंने ही दिए हैं। कौन है ये बच्चे? ये बच्चे इस तरह से बता रहे थे। तो जो यहाँ पर रामकिशन होता है उन बच्चों की पूरी सच्चाई सतवीर को बता देता है और जब ये सच्चाई पूरी तरह से मैच हो जाती है तो सतवीर अपने दिमाग में
फैसला कर चुका था कि वह इन बच्चों की मदद करेगा, चाहे जो भी हो जाए। इसी वजह से जो सतवीर होता है, जैसे वो बच्चे खाना खा लेते हैं तो उसके बाद अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और रामकिशन को देता है। वो पैसे लगभग 1000 रुपए थे और इनको देखने के बाद रामकिशन मना करने लगता है, लेकिन सतवीर कहता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है और ये पैसे इन ब्रेड पकौड़े के नहीं है, ये पैसे इसलिए हैं कि अगर आगे भी कोई ऐसा लाचार बच्चा आपके पास आए तो उसे भरपेट खाना खिला देना, क्योंकि खाना खिलाना बहुत ही अच्छा रहता है और बच्चे भगवान का रूप हुआ करते हैं। इस बात को सुनकर रामकिशन उन पैसों को रख लेता है और उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर होता है उसे उनके घर ले जाने के लिए कहता है, यानी कि रामकिशन से कहता है कि मुझे इनके घर तक पहुंचा दो। तो रामकिशन अपनी दुकान बढ़ाकर उनके साथ साथ चलने लगता है और सतवीर को उनके टूटे फूटे झोपड़े पर ले जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही सतवीर इनके झोपड़े को देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि झोपड़े के अंदर कुछ भी नहीं था, ना तो कुछ खाने पीने का सामान उसे दिखाई देता है और ना ही कोई सुख सुविधाओं के सामान थे। लेकिन फिर भी ये बच्चे यहाँ पर समय व्यतीत कर रहे थे और इसके बाद जब वह उनके पिता के बारे में पता करता है तो पिता शराब पीकर ऐसे ही इधर उधर घूमा करता और कई कई दिन बाद घर पर आया करता। बस्ती वाले भी कुछ इकट्ठे हो जाते हैं और जब बस्ती वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर होता है वह उन लोगों से कहता है, देखिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए और मैं इन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। अब बस्ती वाले इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह करोड़पति व्यक्ति था और कभी भी इन्होंने इतने अमीर व्यक्ति को गरीबों की मदद करते हुए नहीं देखा था। तो वह कहने लगते हैं कि सच में साहब आप इनकी मदद करना चाहते हो? तो उसके बाद सतवीर कहता है कि हाँ भाई, मैं सच में इनकी मदद करना चाहता हूँ। तभी वहां पर वह बुजुर्ग अम्मा आती है जो कभी कभी इनका ख्याल रखा करती थी और आकर उससे कहने लगती है कि बेटा अगर तुम इनकी मदद ही करना चाहते हो तो इसके पिता को सही लाइन पर चला दो, क्योंकि पिता ही अपने बच्चों को पाल सकता है, दूसरा कब तक और कहां तक करेगा। लेकिन तभी सतवीर कहता है कि अम्मा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, धीरे धीरे उसको सुधारने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो इंसान शराब पिया करता है उसका कोई भी कुछ नहीं लगता और किसी की भी बातें थोड़ी देर के लिए ही उसे याद रहा करती हैं। यह बात बस्ती वालों को भी ठीक लगती है और उसके बाद वो पूछने लगते हैं कि तुम किस तरह से मदद करोगे। तो यहाँ पर सतवीर कहता है कि आप में से किसी एक परिवार को इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी लेनी होगी और जितना चाहे पैसा आप मुझसे ले लेना, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाना पीना टाइम टू टाइम होना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग अम्मा होती है वह इस बात के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि साहब मैं ये काम कर दूंगी, क्योंकि ये बच्चे मुझे बड़े ही अच्छे लगा करते हैं और इसकी जो माँ थी वह मेरी काफी अच्छी मित्र बन गई थी, लेकिन ऊपर वाले ने इनकी माँ को इनसे जुदा कर दिया और उसके बाद ये बच्चे इस तरह से इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद जो सतवीर होता है अपने पास से लगभग 5000 रुपए निकालता है और कहता है कि ये लो अम्मा, ये हैं 5000 रुपए और इन बच्चों का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है और मैं टाइम टू टाइम आकर देखता रहूंगा और जिस स्कूल में तुम चाहो उसमें पढ़ा देना और मुझे इस बारे में बता देना। वह अपना फोन नंबर बस्ती के एक व्यक्ति को लिखवा देता है और इसके बाद जो बुजुर्ग अम्मा होती है वह उनकी जिम्मेवारी उठाने लगती है। सतवीर तो यहां से ऐसा कहकर चला जाता है, लेकिन 3 दिन बाद सतवीर दोबारा से आता है और उस छोटे से झोपड़े के अंदर सुख सुविधाओं के सारे सामान लगाता है जो कि बच्चे को जरूरत हो। एक सोलर पैनल लगाया था और उसके साथ 1-2 लाइट भी लगा दी थी और पूरा प्रबंध बिजली का उन्होंने कर दिया था। साथ में वो कुछ टेबल भी लेकर आया था जिस पर बैठकर बच्चा पढ़ाई लिखाई कर सके और उनके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आया था। इन सभी चीजों को देखकर नितिन और शोभा बड़े ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद दोनों बच्चों का जीवन बड़ी अच्छी तरह से बीतने लगता है। इधर जो नितिन और शोभा का पिता होता है वह 4 दिन बाद घर आता है, लेकिन घर के अंदर लाइट जलता हुआ देखकर और इतने सामानों को देखकर वह पूरी तरह से हैरान और बहुत चक्का रह जाता है। दरअसल जब भी इनका पिता नशे में रहा करता है तो वह घर पर नहीं आया करता है और जब भी कभी उसका नशा उतरा करता और उसे अपने बच्चों की याद आया करती तो बिना नशे के वह घर पर आकर बच्चों का हालचाल लिया करता। हालांकि वह हालातों से हार चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में बच्चों का मोह अभी जागृत था और इसी वजह से वह बीच बीच में बच्चों को देखने के लिए आता रहा करता। आज जैसे बच्चों को एकदम से खुश देखता है और घर के अंदर इतना सामान देखता है तो वह पूछने लगता है कि बेटा ये किसने किया है और तुम लोगों के पास ये सामान कहां से आया। तभी वहां पर वह बुजुर्ग महिला आ जाती है, क्योंकि वह निगाह रखा करती कि जब भी इनका पिता आएगा तो उससे बात करूंगी और ये बात भी वो उसे बताना चाहती थी। इसके बाद जैसे बुजुर्ग महिला आती है तो उसके बाद उनके पिता को बता देती है कि इस तरह से एक अमीर व्यक्ति आया था और उसने इनकी परवरिश की जिम्मेवारी ली है। इस बात को सुनकर जो नितिन का पिता होता है उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने आप को सुधारने का फैसला करता है। इसके बाद नितिन का पिता शराब को
को कम करता है और अपनी मेहनत करके बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खुद करने लगता है। और वह चाहता है कि जिस दिन वो अमीर व्यक्ति आएगा तो उससे कहूंगा कि आपको जरूरत नहीं है, अपने बच्चों का पालन पोषण मैं कर सकता हूं। इसी तरह से लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन तक यहां पर वो अमीर व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन 15 दिन तक नितिन के पिता ने शराब को हाथ नहीं लगाया था और वह रोज सुबह सुबह मजदूरी पर जाया करता, चाहे कम पैसों में उसे मजदूरी मिल जाए, और उससे करके अपने बच्चों के लिए नए नए सामान लाया करता, उन्हें खुश रखा करता और उनके साथ अच्छा समय बिताया करता। लेकिन 15 दिन बाद जैसे ही सतवीर यहां पर आता है तो वहां पर नितिन और शोभा का पिता भी मिलता है और जैसे वो इनके पिता को देखता है तो एकदम उसकी तरफ हीन दृष्टि से देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने बच्चों को छोड़कर शराब के नशे में धुत रहा करते हो। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ऊपर वाले ने तुम्हारी पत्नी को तुमसे जुदा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मासूम बच्चों की जिंदगी तुम्हें दिखाई ना दे। अब जब ये उस पर धमकाने लगता है तो उसके बाद नितिन का पिता एकदम से उनके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। आपने जो हमारी मदद की उसके लिए आपका धन्यवाद, और आपकी वजह से ही मुझे होश आया है कि मुझे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण खुद से अच्छी तरह से कर लूंगा। इसके बाद भी जो सतवीर होता है वो कहता है कि ठीक है कर लेना, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, तो जब भी तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उस व्यक्ति के पास मेरा नंबर है और तुम वहां से मुझे जब भी फोन करोगे मैं बच्चों की मदद के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद नितिन और शोभा वहीं पर अपने पिता के साथ रहते हैं और पिता भी कुछ कमाया करता है और साथ में वो जो सतवीर है वह भी बार बार आकर इनकी देखभाल किया करता और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जहां पर जो नितिन होता है वह अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने स्कूली एजुकेशन कर ली है और उसके बाद वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई लिखाई कर रहा है। यहाँ पर जो शोभा होती है वह अभी स्कूल में पढ़ा करती है, लेकिन दोनों बच्चों को अपनी जिंदगी के बारे में पता है कि उनकी जिंदगी किस किस तरह से बीती है। दरअसल यहाँ पर जब ये लड़का नितिन अपने स्कूल को छोड़कर कॉलेज के लिए जाता है तो उसी दौरान स्कूल के अंदर एक फेयरवेल पार्टी रखी जाती है, जिस पार्टी के अंदर सभी को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए एक स्टेज दिया गया था और उसी स्टेज पर चढ़कर नितिन अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सभी लोगों को सुनाता है। और जैसे ही सभी लोग इस कहानी को सुनते हैं तो उन सभी की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो लोग जोरदार तालियों से नितिन का स्वागत करते हैं। फिलहाल के समय में जो नितिन है वो कॉलेज में पढ़ा करता है, लेकिन सतवीर जिसकी शादी भी हो चुकी है वह अब भी इनसे मिलने के लिए आया करता है और यहाँ पर इन बच्चों को देखने के बाद उसे एक बड़ा ही सुकून मिला करता है, क्योंकि अगर सतवीर इन लोगों की मदद नहीं करता तो हो सकता है जो लड़का नितिन है वो पॉकेटमार बन जाए और उसकी बहन को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ सकती थी। पिता शराब पीने के कारण किसी भी दिन इस दुनिया को छोड़कर जा सकता था, लेकिन सतवीर के एक छोटे से कदम उठाने की वजह से ये पूरा के पूरा परिवार दोबारा से अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है और पिता भी अब अच्छे से कमाया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। हालांकि पिता अभी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नितिन कमाने लायक हो गया है और कुछ दिनों में वो कमाएगा और उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अब आगे बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।